आज बहुत एक जरूरी विषय के ऊपर बात करेंगे और वो है इस समय जो ये मूवमेंट चला इसके क्या कारण है, व्यापकता और प्रभाव और इस तरह की चीजों को कैसे देखना चाहिए, इसके प्रभाव, इन सब बातों के ऊपर सीधी बात करते हैं। सबसे पहले मूवमेंट्स की एक हिस्ट्री देखें। लोगों की जब कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं, वो इकट्ठी होती जाती हैं, अकोमुलेशन ऑफ डिफिकल्टीज कह सकते हैं। बहुत सारी ये जब डिफिकल्टीज इकट्ठी हो जाती है तो ये एक सामूहिक एंगर में बदलती हैं, गुस्से में। और जब संगठित एंगर हो जाता है, गुस्सा, तो उसे एक मूवमेंट या क्रांति कहते हैं। यहां दो बात आ जाती है, मूवमेंट या रेवोल्यूशन। अगर वो सफल हो जाती है तो क्रांति कहला जाती है, कमजोर रहता है एक मूवमेंट होता है, और अगर असफल हो जाता है तो उसको म्यूटिनी कहते हैं। म्यूटिनी यानी एक अफरा तफरी। बहुत ब्रीफ में हिंदुस्तान में जितने आंदोलन आए उनके बारे में बता देता हूं। 1857 की एक क्रांति आई, व्यापकता थी, लेकिन उसमें एक दिशा और एक सीधा नेतृत्व की, संगठन की कमी थी, संसाधनों की भी कमी थी। उसका असर हुआ कि वो असफल जरूर रहा, लेकिन उसने कंपनी की पावर्स किंग के पास, एम्पायर के पास ले गए, बड़ा परिवर्तन हुआ। और उसके बाद बहुत सारे रिपन ने, विलियम बेंटिंग ने रिफॉर्म्स भी किए और हिस्सेदारी भी बाद में हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में ए.यू. होम ने स्थापना भी की और धीरे धीरे वो आज़ादी के मूवमेंट की तरफ बढ़ा। दूसरा एक बड़ा आंदोलन आया, वो असहयोग आंदोलन माना जाता है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। ये नॉन वायलेंट था। जो ही वायलेंस हुई चोरी चोरा में, महात्मा गांधी ने जब ये पीक पे था उस समय विड्रा कर लिया। और पार्टी के अंदर और आंदोलनकारियों में बड़ा गुस्सा भी था। उस समय ये कहा जाता था कि गरम दल और नरम दल दो हिस्सों में बट गई थी कांग्रेस। इसके बाद मूवमेंट में एक बड़ा नाम जो डंडी यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है, नमक का आंदोलन। क्या नमक की बात है, ब्रिटिश एम्पायर के सामने एक आंदोलन खड़ा किया महात्मा गांधी ने, जिसे डंडी यात्रा कहते हैं। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, डू और डाई के नारे के साथ, और इसने ब्रिटिश हुकूमत की बुनियाद हिला दी थी। एक तरफ सेकेंड वर्ल्ड वार था, अमेरिका का दबाव था, मूवमेंट्स भी हो रहे थे और हिंदुस्तान को आज़ादी मिली इस वजह से। इसके बाद सुधार के भी बड़े आंदोलन हुए। सामाजिक सुधार में आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती का नशा मुक्त किया, नेशनलिटी का, हिंदी को बढ़ाया जाए आगे, इस तरह की बातें। और भू आंदोलन का भी नाम दिया जाता है, उसको भी बड़ा माना जाता है, विनोबा भावे का। इसके बाद कुछ चीजें एक क्रांति का रूप लिए, वो अभाव की वजह से देश में, जैसे अनाज की बहुत कमी थी तो ग्रीन रेवोल्यूशन आई, एक क्रांति थी। हरित क्रांति कहते हैं, दुग्ध क्रांति कहते हैं, नीली क्रांति कहते हैं, यानी आत्मनिर्भर भारत बनाने की क्रांतियां थी, आत्मनिर्भर। इसके बाद राजनीतिक दृष्टि से देखें तो एक बड़ा आंदोलन जेपी मूवमेंट, जिसको टोटल रेवोल्यूशन कहते हैं,
टोटल रेवोल्यूशन, पूर्ण क्रांति, और उसने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया था। इमरजेंसी थी और उसके बाद दोबारा 2-2.5 साल बाद वापस गए। इसके बाद बड़ा मूवमेंट जो आया वो एक मंडल आयोग को लागू किया उस समय, और उसके विरोध में, उसके चेक के लिए एक देश में यात्रा निकाली गई, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि की, वो मूवमेंट था। और उसने उथल पुथल मचाई, मंडल ने भी और ये भी। और इसके बाद आया अन्ना हजारे का मूवमेंट, और अन्ना हजारे के मूवमेंट से स्थापित जो कांग्रेस की सरकार थी वो गिर गई और एनडीए की सरकार आ गई। 15 साल से चल रही थी। इसके बाद किसानों का आंदोलन चला, उसका मिक्स रिएक्शन रहा। सरकार ने आखिर में 3 जो बातें थी उनको विड्रा कर लिया, और ये सफलता कह सकते हो इसको, पार्शियली सक्सेसफुल। और अब जो मूवमेंट चला, जो जंतर मंतर के ऊपर, इसके बारे में बात करें। सामान्यतः यह होता है कि मूवमेंट एक आंधी की तरह से आता है, और जो चीजें स्थिर होती है तो एक कहावत कही जाती है कि क्रांति अपने क्रांतिवीर को ही निगल जाती है। जो क्रांति में अग्रिम पंक्ति में जो लोग होते हैं, जब लाभ मिलने की बात होती है तो और कोई दूसरे लोग जो अवसरवादी हैं वो आके बैठ जाते हैं और चीज़ों को, स्थापित चीज़ों को अपनी तरह से लगा देते हैं, और इस तरह से डिस्कोर्स चलता रहता है, जिसे राजनीतिक परिवर्तन भी कहते हैं, राजनीतिक उथल पुथल भी कहते हैं, और इसमें डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज भी कह सकते हैं इसको। बड़ी सीधी बात ये हुई कि समय रहते लोगों की अगर आवश्यकताएं, उनकी डिफिकल्टीज को अगर एड्रेस कर दिया जाए तो जन आक्रोश नहीं बन पाता। जब इकट्ठी बहुत सारी हो जाती हैं मुश्किलें, तो वो धीरे धीरे इकट्ठे होते हुए और वो कई बार स्पार्क में बदल जाती है। लोय टोल्स्टॉय की एक बड़ी मशहूर कहानी है, ए स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। एक चिंगारी को अगर आप नज़रअंदाज करते जाते हैं तो वो हो सकता है पूरे घर को जला के राख कर दे। यही बातें राजनीति में भी होती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ होती है लोगों की आर्थिक जो समस्याएं, और उनके साथ इस जमाने में जो समस्या आ गई है रोजगार की, उसको जरूर और जरूर ही एड्रेस करना चाहिए, जरूर और जरूर। यहाँ ये बात साफ है, सभी लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार व्यापक तौर से व्याप्त है। करप्शन ए वे ऑफ लाइफ हो गया, और पहले जिन इंस्टीट्यूशंस को बहुत ही पवित्र माना जाता था वहां पर भी घुस गया। जैसे जुडिशरी में नहीं माना जाता था, मेडिसिन में नहीं माना जाता था, एजुकेशन में नहीं माना जाता था, अब ये क्रीप कर गया है। जहां अध्यापन में बिल्कुल नहीं था वही चीज हुई। नकल कहाँ होती है? जहां पेपर होते हैं, और पेपर सेट करने, चेक करने वाले कौन लोग होते हैं? अध्यापक हैं। इसी तरह इलाज करने के लिए डॉक्टर्स हैं। वहां पर भी अगर चीजें दिक्कत हो जाती हैं, ये मेडिकल एजुकेशन की तो बात थी जहां से आंदोलन आया, नीट का एग्जाम था, पेपर कौन बनाते हैं? और जुडिशरी के ऊपर भी अब सीधी सीधी उंगली उठने लगे। यहाँ एक पासिंग रेफरेंस देना चाहता हूँ, बिल्कुल पासिंग रेफरेंस, और है मजबूत वो।
अब जरा जरा तवज्जो देना, जरा तवज्जो देना। मामूली जब सब देश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन जिसको आईएएस कहते हैं यूपीएससी कंडक्ट करती है और उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करके उम्मीदवार आते हैं, चयन प्रक्रिया है और काफी ठीक भी है, तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम की इसी तरह का एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट किया जाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाने के लिए? यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार लगाने के लिए यूपीएससी इसी तरह का एग्जाम कंडक्ट क्यों नहीं करती? ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस का कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में टीचिंग फैकल्टी लगाने के लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट क्यों नहीं करती? और अगर नहीं करती है तो ये चीजें आ जाती हैं जहां पक्षपात होता है, भाई भतीजावाद होता है, जहां पैसा चलता है, जहां भ्रष्टाचार है, उसका आक्रोश धीरे 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 वो कठिनाई आक्रोश में बदलती है, गुस्से में बदलती है, और गुस्सा है वो आंदोलन में बदल जाता है, और बड़ा आंदोलन कई बार क्रांति में बदल जाता है, और क्रांति है कई बार जैसा सोचते हो उससे ज्यादा ताकतवर हो जाती है और वो भूचाल में बदल जाती है। इसलिए समय रहते चीजों को एड्रेस कर देना चाहिए। कब से चल रहा है, कब से व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में क्या हुआ उसका? पिछले बार भी नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा सा नीट का एग्जाम, और हुआ क्या? स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन है, चलो मैं एक मामूली सा सैंपल दे देता हूं प्रतिनिधि से। स्टेट पब्लिक सर्विस के मेंबर और चेयरमैन जितने रहे हैं भूतकाल में, उनकी जायदाद देख लो आप लोग, उसे से पता लग गया होगा कि इन्होंने कितना डकारा है। ये समस्या अब की नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है, अब ये कैंसर बन गई है। किन लोगों को बनाया जाता है, किन लोगों को बनाया जाता है? जो नॉमिनेशन से बनते हैं, ज्यादातर उनमें रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं देती, एरीडधारी होते हैं। ये नॉमिनेशन से बने हुए पद गवर्नर, डायरेक्टर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, डिफरेंट ये जितने बड़े गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, इनमें किस तरह के लोग लगा दिए जाते हैं, और अगर गड़बड़ लगाए जाते हैं तो गड़बड़ी फैलाते हैं, और गड़बड़ी फैलाते हैं तो लोगों की कठिनाई बढ़ जाती है, और कठिनाई गुस्से में बदलती है, और गुस्सा आंदोलन में बदल देता है। इसलिए समय रहते सक्षम और ईमानदार लोगों को अगर लगा दिया जाता है, सक्षम और ईमानदार लोगों को लगा दिया जाता है, तो देश भी तरक्की करेगा, कुशलता भी बढ़ती है। इसलिए सिर्फ ये कहता, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज का विरोध होना चाहिए ना, जो ठीक है, अच्छे काम हुए हैं, देश में बहुत बड़े हाईवे आए हैं, रेलगाड़ियों की स्पीड बढ़ी है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, डिजिटल हुआ है हिंदुस्तान, बैंकिंग सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, टिकटिंग है ऑटोमेटिक हो गई है, अचीवमेंट्स हैं। लेकिन सिर्फ एक बूंद जामुन की पूरे दूध को फाड़ देती है। खरपतवार आपको निकालने पड़ेंगे, खरपतवार आपको निकालने पड़ेंगे। यदि अकुशल लोगों को नहीं निकाला जाता, यदि काबिलियत की, मेरिट की को सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है,
तो गलत है, गलत है, गलत है। मेरिट शुड सर्वाइव, मेरिट शुड सर्वाइव, मेरिट शुड सर्वाइव। विद्यार्थी +2 के बाद, ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे सहन करना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा सा। बहुत कठिन परिश्रम से ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर एडमिशंस होते हैं हिंदुस्तान में। IIT हैं, एम्स हैं, IIM हैं, अब कुछ नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई हैं, कुछ और इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो गुणवत्ता के लिए माने जाते हैं। और उसमें भी वहाँ कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है कि नहीं एजुकेशन में, लेकिन एक अच्छा टफ कंपटीशन से बच्चे छांटे जाते हैं, जैसे NDA का है। और उसमें अगर गड़बड़ होती है, दिखाई देती है, तो ये बुरी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है। वहाँ रोकना जरूरी है, वहाँ फिल्टर लगाना जरूरी है। और ए मैन ऑफ हाई इंटीग्रिटी, यहाँ बहुत जरूरी संदेश देना चाहूँगा। हिंदुस्तान को जो आज जिस मुकाम पे हम तरक्की में देखते हैं, 8% जो ग्रोथ दिखाते हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं थे, जो बहुत बड़े ताकतवर पॉलिटिशियन भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने काम किया है। देश में भूखमरी थी, MS स्वामीनाथन का नाम कोई भुला नहीं सकता। देश में माल न्यूट्रिशन था, दूध चाहिए था, कुरियन का नाम आप भुला नहीं सकते। आधार कार्ड जैसी इंपॉर्टेंट चीज, नंदन नीलकेनी, उसका काम सराहा जाना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम, जो जिसको मिसाइल मैन कहते हैं, उसके समय डिफेंस में जो हिंदुस्तान को ताकत मिली, चाहे साराभाई का नाम है, चाहे सतीश धवन का नाम है, ये लोग तपस्वी थे, साइंटिस्ट थे, रिसर्च स्कॉलर्स थे। इनकी सोच और समझ दूर की थी। बाबा को हम कैसे भुला सकते हैं, जिन्होंने देश में ताकत दी। इसलिए ऐसे लोगों को सम्मान भी मिलना चाहिए, स्थान भी मिलना चाहिए। अब आप देखिए, ये जो मैंने नाम लिए, इनके नाम से कितनी शिक्षण संस्थाएं हैं, कितनी IITs हैं, कितने IIM, कितने एम्स हैं, इनके नाम होने चाहिए। Those who have contributed for the upliftment of this country must be given due honor, respect and place. चीजें छूट जाती हैं। और यहां 3-4 चीजें जो अकोमोलेट हो गई है। एक देखिए, स्टेट की एक बहुत ही बड़ी ड्यूटी है, बहुत ही बड़ी, जो सक्षम है उनको रोजगार देना, ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना, लाभकारी रोजगार पैदा करना। इसके लिए बहुत बड़ी रिसर्च की जरूरत पड़े। अगर आप देखें इंडस्ट्री में, तो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली चीज है MSME है, मीडियम का स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, छोटे मध्यम जो उद्योग हैं, सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, MSME में होना चाहिए। डेटा देख लेना, अगर चीजें ठीक एड्रेस नहीं हुई हैं तो गुस्सा आएगा। एक प्रॉपर डिग्री अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट की, ग्रेजुएट की, चाहे +2 की भी है, उसके बाद आपको उसी दिन जिस दिन डिग्री मिलती है अगर रोजगार मिल जाता है तो कितनी अच्छी बात है। एक माँ बाप का बहुत बड़ा
सपना, उसकी बहुत बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बच्चा कमा के पैसे लाने लग जाए, एक स्वावलंबी बने, ये सबका है। अगर आपका पैसा सीपेज होकर, फिल्टर होकर निकल कर, जैसे निकासी हो जाती है टंकी में से पानी की, निकल जाता है, सीपेज हो जाती है, तो वो उत्पादन में नहीं लगता। उत्पादन में पूंजी लगेगी, पूंजी लगेगी, विचार तो सबसे बड़ी ताकत है, निवेश के साथ मल्टीप्लायर लगता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ जाता है, ये साइकिल है। निवेश रोजगार पैदा करने वाले ही संस्थानों पर लगना चाहिए। ऑटोमेशन आया है, अब जितने भी इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट से फंडेड है, फाइनेंस्ड है, उनमें एक तो बात कह सकते हैं, यू हैव टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, आपको मिलता है। एक पॉलिटिकल विल की बड़ी जरूरत होती है, दूर सोचने वाले, दूर की सोचने वाले, विजनरी। अगर आप राजनेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्लानर्स हैं, प्लानिंग की बड़ी जरूरत। या मैं कुछ एक उदाहरण देता हूँ। प्लानिंग ये बड़ी बड़ी एक चीज है, योजना, और इसकी देखो सीधी बात है, कमी नजर आती है। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल का सक्षम नौजवान चाहिए, तो उसके लिए इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट भी पैदा करने पड़ेंगे। हिंदुस्तान की विश्वविद्यालयों में ऐसे कितने हैं जो बेहतरीन 100 में आते हैं, 200 में आते हैं, 500 में आते हैं, और चाइना के साथ मुकाबला कर लें। अगर अच्छे संस्थान नहीं देते हैं तो लोग बाहर पलायन करेंगे अच्छे एजुकेशन के लिए। और यहाँ अगर आप कूड़ा करकट पैदा कर दे तो रोजगार पैदा नहीं कर पाते हैं, तो लोग सड़क पे आते हैं। आपको शिक्षण संस्था बेहतरीन पैदा करने के, मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। यह मैं एक उदाहरण बार बार देता हूँ, बार ये उदाहरण देता हूँ। जिस क्लास को पढ़ाने के लिए कोई भी अध्यापक जाता है, चाहे इंजीनियरिंग की, चाहे मेडिकल की, चाहे जनरल की, चाहे लॉ की, उसमें जो फैकल्टी भेजी है उसका ये टेस्ट अच्छी तरह से ले ले, उसको वो जो सिलेबस पढ़ाना हो तो उसको आता है कि नहीं आता है। अगर कोई मैथमेटिक्स का टीचर लगा दिया और उसको थीटा का भी नहीं पता, म्यूजिक का लगा दिया, सरगम का नहीं पता, फिजिक्स का लगा दिया, आइंस्टाइन के लॉज का ही नहीं पता, तो वो इतना बड़ा नुकसान कर जाता है जितना कोई डाकू भी नहीं करता। और ये हो रहा है, इसका कारण क्या हुआ? जो अध्यापक प्राध्यापक अपने सरकारी संस्थाओं में लगे हैं, वो अपने खुद के बच्चों को निजी संस्थाओं में पढ़ाते हैं। इसका कारण ये, उनको ही विश्वास नहीं है। और कारण और भी बहुत सारे, इंस्टीट्यूशनल्स बहुत बड़ी चीजें हैं। आप ये देखिए, मैं जिस शहर में रहता हूँ, नारनौल है, हरियाणा, आखिरी छोर पर। 1953 में यहाँ पर कॉलेज आ गया था। अब राजनीतिक कारण है, सिर्फ कोरा राजनीतिक, यहाँ अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं आई, इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। हरियाणा के दूसरे शहरों में कहीं 3 है, कहीं 4 यूनिवर्सिटी आ गई है। उदाहरण है रोहतक है, हिसार है, सोनीपत है। आ जाए, जितनी आ जाए उतनी अच्छी, लेकिन नारनौल को एक तो चाहिए। ये क्षेत्रीय विषमता थोड़ा गुस्सा पैदा करती है, नाराजगी पैदा करती है, और नाराजगी इकट्ठी हो जाती है तो उसको गुस्सा, बड़ा गुस्सा, आक्रोश से मूवमेंट, जिसको आंदोलन कहते हैं, बड़ा मंदिर में बड़ा जो मूवमेंट होता है उसको क्रांति कहते हैं। इसको समय के ऊपर एड्रेस कर देना चाहिए, एड्रेस कर देना चाहिए और एड्रेस कर देना चाहिए। कुछ एक नीतिगत फैसले हैं
जो लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, इकट्ठे होते हुए वो लोगों की डिफिकल्टीज बढ़ा देते हैं। जैसे नोटबंदी क्यों की उसका जिक्र ही नहीं करते, 2% ग्रोथ को खा गए। बहुत सख्त लॉकडाउन लगा दिया उसने, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्री को किनारे लगा दिया, छोटे जो उद्योग थे उनको भी कर दिया। आपने बड़े पावरफुल मार्केटिंग के ट्रेड में इस तरह की चीज़ों को इनवाइट कर लिया जो छोटे उद्योगों और छोटे दुकानदारों को निगल रही है। ऑनलाइन रोक नहीं सकते, लेकिन प्लान तो कर लें। ऑनलाइन इंडिजीनियस भी शुरू कर देना चाहिए। विदेशी जो कंपनी आ गई हैं, देखते हैं क्या क्या करती हैं, क्या रोजगार पैदा करती हैं। रोजगार में भी अब नई नई कंसेप्ट आ रही है। पहले होता था श्रमिकों का शोषण, अब ये जो इस तरह के जो आ गए हैं प्लेटफॉर्म, वहाँ तो और ही किस्म का शोषण हो रहा है। बुरी तरह से नौजवान लगे होते हैं, पैसे बहुत ही थोड़े दिए जाते हैं। ऑटोमेशन के साथ हमको जुड़ना पड़ेगा और वहाँ रोजगार पैदा भी करने को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं, रोबोटिक्स में क्या कर रहे हैं, बेहतरीन हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आईआईटी लेवल के इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग के, आईआईएम लेवल के मैनेजमेंट के, एम्स जैसी हॉस्पिटल कर दें। क्या मैं उदाहरण देता हूँ, देश 8% ग्रोथ हो रहा है, 8%, तो हर चीज में 8% हो जाना चाहिए। पावर्टी एलिवेशन में भी 8% के हिसाब से गरीबी हट जानी चाहिए, और नहीं हटती है तो अनइवननेस, जिसको इनइक्वालिटी कहते हैं, वो आ जाती है। फिर आक्रोश। एक और बड़ा हमने सारी अर्थव्यवस्था को महानगरों में कंसंट्रेट कर दिया, महानगरों में, और आंदोलन भी वही पैदा होते हैं। इतना पलायन, कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल, कंसंट्रेशन ऑफ जॉब्स, कंसंट्रेशन ऑफ एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज, हाउसिंग का, ये सारी चीजें, सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह लगा दो, 5-7 नगरों में कर देते हैं, जो सुरक्षा के हिसाब से भी ठीक नहीं है। इसलिए फैला दो अर्थव्यवस्था को। बी और सी टियर का के जो टाउन्स हैं, वहां पर अगर रोजगार है तो पलायन करके नहीं जाएंगे, लोग संतुष्ट रहेंगे और खुश रहेंगे। प्रोस्पेरिटी में जो एक बार आ गया वो आंदोलन क्यों करेगा, वो तो खुश हो जाएगा, वो तो कंज्यूमर हो जाता है। यहाँ है, अगर आप लोगों की जेब में पैसा डाल देते हैं तो खुश हो जाते हैं और वो उपभोग करते हैं, और जो उपभोग करता है वो देशभक्त होता है, उपभोग करता है, चीज़ें बाजार से लाता है, तो बाजार में मांग पैदा होती है, मांग के लिए फिर प्रोडक्शन बढ़ता है और उससे रोजगार बढ़ता है। यानी अगर लोगों को पैसा दे दिया जाता है तो प्रोस्पेरिटी के साथ रोजगार बढ़ जाता है, घटता नहीं है, बढ़ता है। यहाँ बात आप कई बार ऐसा होता है, बात बहुत बड़ी कर देते हो और वहां तक पहुंच पाते नहीं, दिखाते हो। चांद सितारे और मोमबत्ती भी अगर नहीं मिलती है तो कुछ ना कुछ तो पैदा होगा। आप देखिए, दिल्ली महानगर है और राजधानी है। राजधानी में सुविधाएं वही होती हैं जो महल में होती हैं, महारानी को जो मिलती हैं, क्वीन कहते हैं कैपिटल को। इसके साथ लगता हुआ जो क्षेत्र ए बी, जैसे मैं 3rd कॉरिडोर की बात करता हूँ, आगरा, अलवर, बेरोड, नीमराना, नारनौल, सीकर, झुंझुनू, अगर इसको एक्सप्रेसवे, रेल से, ऑप्टिकल फाइबर हाईवे से, कैनाल, वाटर का और इलेक्ट्रिसिटी हाईवे के एक अगर कॉरिडोर बना दे तो दिल्ली का प्रेशर इधर आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा। दिल्ली में हवा भर 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 के वो ट्यूब को इतना वो कर दिया है कि कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, तो इसलिए उस प्रेशर को रिलीज करके आपके 2nd और 3rd टियर टाउन्स में ले जाएं। ये प्लानिंग की बात मैं बार बार कहता हूँ। ये आक्रोश इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि
विजनरी और योजना बनाने वाले लोग कमजोर हैं। आप कहते थे कि इतने करोड़ घर बना देंगे, अगर नहीं बने तो क्या होगा? लोग कहने लग जाएंगे ठीक नहीं बोल रहे थे, सच नहीं बोल रहे थे। इसी से क्रेडिबिलिटी, जिसको विश्वास कहते हैं, वो स्थापित होते हैं। पेनिट्रेशन ऑफ बेनिफिट्स, आप वही बात आ गई कि 8% ग्रोथ दिखा रहे हो, इतने ट्रिलियन इकोनॉमी है। बिलो पॉवर्टी लाइन 25 करोड़ से 30 करोड़ लोग कम से कम बीपीएल में फंसे हुए हैं। कैसे बढ़ेंगे? लॉन्ग टर्म प्लान तो आप यही है। लॉन्ग टर्म प्लान की बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट हेल्थ सर्विसेज, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री है, लघु उद्योग है, उसमें लोगों को ले आओ, कमाएं। सिर्फ रोटी देने की बजाय रोटी कमाने लायक बना दे लोग। ये फ्रीबीज कब तक देंगे आप लोग? उसको कमाने लायक बनाएं और उसमें आत्मसम्मान करें। जिसको फ्री मिलता है उसका आत्मसम्मान बचेगा कैसे? ये चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं, विद्यार्थी की समस्या है रोजगार, अच्छी एजुकेशन के लिए। बीमार है, उसकी समस्या है कि सस्ते से सस्ता और बेहतरीन इलाज। किसान की है, उसका जो पैदा होता हुआ अनाज है वो मार्केट में उसको अच्छी प्राइस मिले। कामगार और श्रमिक है, उसको ये है कि उसको सारी फैसिलिटी मिले, लेबर लॉज हैं, रिफॉर्म्स हैं, ठीक से मिले। कानून है, उसकी यह है कि बहुत जल्दी तीव्रता से न्याय मिले। और चाहे जो भी किसी भी तरह का कर्मचारी है, वो भी ये देखता है कि अगला वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी। 2026 में आ गया है, वो कब लागू होगी, और कहीं ऐसा तो ना हो कि वो हवाई ना हो जाए। जब 2021 का सेंसस अभी तक नहीं बना है तो चीज़ें बिलेटेड होती जाती हैं, और बिलेटेड होते लेट होती जाती हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे असामान्य नज़र आने लग जाती हैं और कुछ ना कुछ पैदा करते हैं, जिसे मामूली कभी गुस्सा कह दिया जाता है, कभी नाराज होना कह दिया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और इसकी अकोमोलेशन है, उसको अगर कोई दिशा मिल जाती है तो कई बार आंदोलन का रूप ले जाती है। इसलिए समय रहते रोजगार की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, या जैसे नीट का एग्जाम में मैं बार बार कह रहा था योजना के, यही बैठे बैठे विचार दे देता हूँ। नीट का एग्जाम में अगर साल में 2 बार नीट कर दिया जाए, नीट एग्जाम, किसी वजह से किसी बच्चे को कोई परेशानी हो जाती है, बीमार भी हो सकता है, परफॉर्मेंस पे भी, तो उसको 6 महीने बाद दूसरा अवसर मिल जाएगा। नीट का एग्जाम 2 बार होना चाहिए। दूसरी बात, इस एग्जाम से क्या होगा, एक सेमेस्टर बढ़ जाएगा। जैसे 8 सेमेस्टर का कोर्स है MBBS का, तो 9 सेमेस्टर हो जाएंगे। एक जगह पर एक नया बैच आया और सीटें डबल हो जाती हैं। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी फैकल्टी से बिना खर्चे डबल हो जाती हैं सीटें। दूसरा, इंटीग्रेटेड कर दें आप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंटीग्रेटेड, जिसका MBBS में एडमिशन हो गया पहले एक बार, उसको पोस्ट ग्रेजुएट तक ले जाओ। बीच में फिर अड़चन क्यों कर रही है? मुझे तो वैसा लगता है कि इस तरह से कोई लॉबी काम कर रही है, जो शोषक होती है, जो पैरासाइट्स होती है, जो खून पीती हैं लोगों को। ये कोचिंग सेंटर्स, कुछ मेंबर्स होते थे MCI के, उनकी देख लो आप, उनकी जायदादें देख लो। वो सिर्फ मेडिकल एजुकेशन को रोकने का काम करते रहे।
कोई मेडिकल कॉलेज खुल ना जाए और प्राइवेट हाथों में धड़ाधड़ देते जाते हैं। सरकार की सबसे सस्ती मेडिकल सर्विसेज होनी चाहिए, IITs भी इसी तरह से, और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट रिक्रूटमेंट, और जो लगे हुए लोग हैं उनको मेहनत से काम भी करना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल जोन में है तो लोगों के पैसे से आपको अगर पैसा मिलता है तो आप मेहनत करना चाहिए। मैं रिटायर्ड 72 साल का हूँ, ठीक ठाक है इंडियन स्टैंडर्ड से, लेकिन फिर भी मैं आप तक संदेश पहुंचाने की, मेरा जो बेहतर से बेहतर होता है उसको देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लोगों के पैसे से, बहुत मेहनत करने के पैसे से मेरा भरण पोषण होता है। तो इस देश के लिए, मेरे समाज के लिए जो गलत बात है उसको गलत कहना, ठीक बात है ठीक कहना, मेरे जहन में जो बेहतर बात होती है वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। मुझे विश्वास है आप लोगों के प्रतिक्रिया हैं जो मुझे ऊर्जा देती हैं वो आएंगी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन ज़रूरी था। ब्रीफ कर देता हूँ। मेडिकल सीटें हैं वो एकदम डबल हो जानी चाहिए। नीट का एग्ज़ाम 2 बार होना चाहिए। संस्थाओं में बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। लोगों की बात सुननी चाहिए। जो जहाँ जहाँ भी हो सके रोज़गार सृजन के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और योजनाएं बनानी चाहिए। MSME पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें। सिर्फ महानगरों के बजाय सेकंड और थर्ड टियर, इवन जो विलेज लेवल पे प्लान का बेनिफिट पहुँचे। लास्ट मैन इन द लाइन जिसको अंत्योदय कहते हैं, वहाँ तक बेनिफिट पहुँचे। पॉवर्टी हिंदुस्तान से खत्म हो, देश खुशहाल बने, हम सब लोग प्रसन्न रहें, मिलजुल कर रहें, भाईचारे के साथ रहें। बस इसी संदेश के साथ आप लोगों से जय हिंद कहते हुए अपने संदेश को विराम देता हूँ। दिस इज डॉक्टर रविंद्र सिंह।